हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम मंथली करंट अफेयर्स भी लेके आएंगे। ओके, थोड़ा इस बार लेट हो गए। जनरली हम स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ले आते हैं, बट इस बार एक वीक हम लेट हो गए। बट स्टिल जो मैंने प्रॉमिस किया था उसके अकॉर्डिंग जुलाई 2024 की जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। याद रखिएगा, ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सारी कवर कर दी हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। ओके, तो चलिए इस मंथली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया हुआ है। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। आप यहां पर देखिए, बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि सर आप अपनी बुकलेट के बारे में बता दीजिए, हमें जो करंट अफेयर्स की बुकलेट लेनी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने कंबाइंड बुकलेट निकाली है 7 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर जुलाई तक की। मतलब ये जुलाई भी इसमें ऑलरेडी एडेड है। तो ये कौन सी बुकलेट है देख सकते हो, प्रॉपरली ये जैन से जुलाई तक की 7 मंथ की बुकलेट है। ठीक है, और प्रॉपरली पॉइंट फ्रेम में बुकलेट को बनाया गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये बुकलेट। आप कैसे ले सकते हैं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर मैसेज करो, आपको ये बुकलेट की डिटेल्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बुकलेट दूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, दैट इज जनवरी टू अगस्त 2024। ओके, जहां पर हर चीजें एमसीक्यू फॉर्मेट पे मेंशन होगी विथ डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये बुकलेट भी आपको मिल जाएगी। मतलब आपको दोनों बुकलेट्स मिलेंगी, 7 मंथ भी, एमसीक्यू बुकलेट भी। और अगर आप चाह रहे हैं नहीं सर हमको 7 मंथ नहीं चाहिए, हमको 1-2 मंथ की चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमको जुलाई मंथ की चाहिए, तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। आप मेरे डेली करंट अफेयर्स देखते हो, आप मेरे मंथली करंट अफेयर्स देखते हो, आप मेरे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखते हो, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह स्टोर करता रहता हूँ। ओके, और वो सारी चीज़ें मैं पिछले 3 साल से स्टोर कर रहा हूँ। आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको एक ड्राइव लिंक दूंगा जहाँ पे सारी फाइल्स अवेलेबल होंगी, इवन इसकी फाइल्स भी अवेलेबल होंगी। आप इजीली जाकर उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, और आगे आने वाली फ्यूचर जो करंट अफेयर है, जैसे आप अगस्त मंथ आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, ये सबकी करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। और प्रीवियस भी 2023 से जितनी भी करंट अफेयर्स थी वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। सो लेट नहीं करना, आपको तुरंत व्हाट्सएप करना है। इसका 1 टाइम चार्ज है, एक बार पेमेंट करके आपको लाइफ टाइम जितने मेरे यूट्यूब चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं, आपने देखा होगा मेरे स्टैटिक जीके की भी वीडियोस हैं, वो सबकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो याद रखिएगा, लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आज ऑफर चल रहा है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको इसमें ऑफर मिलने वाला है। तो तुरंत आप मैसेज करिए, और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मेंशन कर दूंगा। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जुलाई के करंट अफेयर्स की वीडियो को। अगर आपको बुक अभी नहीं लेनी है तो इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस बुकलेट की कितनी वैल्यू है। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज जुलाई 2024। चलिए जुलाई की करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इसमें अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें पहले मैं नेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपके साथ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द जुलाई करंट अफेयर्स 2024। ओके, सबसे पहले नेशनल अपॉइंटमेंट में देखें तो देखिए, आप यूपीएससी की नए चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं, जिनका नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है, प्रीति सुदान। ओके, और इन्होंने मनोज सोनी को रिप्लेस किया है। तो आपको की पॉइंट्स में आपको बताता जा रहा हूं, उनको आप नोट डाउन करिए। प्रीति सुदान नई यूपीएससी के चेयरपर्सन है। ओके, और मनोज सोनी को इन्होंने रिप्लेस किया है, और ये सेकंड वुमेन है जो यूपीएससी को लीड करने वाली है एज अ चेयरपर्सन। उससे पहले याद रखिएगा, आर एम बैथ्यू जो है 1992 से 1996 तक आपको याद रखना यूपीएससी की चेयरमैन रह चुकी हैं। मतलब ये प्रीति सुदान जो होंगी वो सेकंड वुमेन होंगी जो यूपीएससी को लीड करने वाली है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करते हैं। इसके नए एमडी अपॉइंट हुए हैं, आप डायरेक्टली नाम याद रखिए, दैट इज संजय शुक्ला। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दैट इज फर्स्ट वुमेन डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज इन आर्मी। देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई वुमेन जो है वो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो रही है मेडिकल सर्विसेज इन आर्मी में। ओके, और ये पहली बार कोई वुमेन ऐसी हुई है, ये उनकी इमेज है, आपको नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट में पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। डायरेक्टर जनरल असम राइफल के इंपॉर्टेंट है, तो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ये उनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, विकास लखेरा उनका नाम है, और इन्होंने पीसी नायर जो इससे पहले थे उनको रिप्लेस किया है। ठीक है, असम राइफल की बात करो तो 1835 में स्टैब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में सिचुएटेड है। ओके, इसको हम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सेंटिनल्स मतलब होता है सोल्जर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, रिसेंटली जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ओके, इसके नए डीजी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं बीएसएफ के, उनको एक्चुअली एसएसबी के वो ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल है, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया बीएसएफ का। कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम बताइए, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट हुए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीफ जस्टिस देख लेते हैं जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए, इनका नाम है गुरमीत सिंह। ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे केरल, केरल में आपको पता होगा भाई वायनाड में हादसा हुआ, ठीक है, लैंडस्लाइड हुई, तो उसके अकॉर्डिंग वहां के भी चीफ जस्टिस का नाम आप याद कर लीजिए, दैट इज नितिन जामदार। ओके, तो नितिन जामदार और गुरमीत सिंह दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है, कॉमन चीफ जस्टिस होते हैं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है शील नगू, तो आपको सिर्फ नाम याद रखना, दैट इज शील नगू। ओके, ऐसे ही झारखंड हाईकोर्ट की मैं बात करूं तो आपको रखना यहाँ के अपॉइंटमेंट डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, तो विद्युत रंजन सारंगी के नाम से आपको याद रखना, सारंगी के नाम से याद करिए, झारखंड के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिडबी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिडबी की अगर हम बात करें, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की जब भी हम बात करते हैं, इसके चेयरमैन और एमडी अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आपको याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोज मित्तल जो है वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। देखिए वैसे सिडबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मुझे बताना है लखनऊ, मुंबई या दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दे दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आप देखिए, आई थिंक आपने मूवीज में देखा होगा इनको, शेखर कपूर है ये, ठीक है। ये फिल्म मेकर है शेखर कपूर, इनको अपॉइंट किया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर। देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बता दूं मैं, नवंबर में गोवा में होने वाले हैं, 55th एडिशन होगा, याद रखिए गोवा में ये इवेंट होने वाला है, ये 55th एडिशन। वहां के ये डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं शेखर कपूर। ओके, आगे बात करते हैं, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ के पहली बार कोई जज मणिपुर के जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, कोई मणिपुर के जज हैं पहली बार तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। तो नाम याद रखना है एन कोटेश्वर सिंह, याद रखिए एन कोटेश्वर सिंह जो है चीफ जस्टिस रहे हैं वैसे जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के, अभी रिसेंटली इनको जज बना दिया गया है, कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनना बड़ी बात होती है, तो आपको याद रखना है ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा मद्रास हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाईकोर्ट आर माधवन, इनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि रिसेंटली कौन सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं और आपको ऐसे ऑप्शंस दे दें, तो ए बी दोनों ही आंसर हो, याद रखिएगा। तो कोटेश्वर सिंह और आर माधवन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सारे गवर्नर अपॉइंट किए, ठीक है, सिर्फ असम का नहीं, मैं आपको बताऊं बहुत सारे स्टेट्स के गवर्नर अपॉइंट किए हैं, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। न्यू गवर्नर जो अपॉइंट हुए, जैसे कि सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, राजस्थान के हरिबाऊ बागदे, छत्तीसगढ़ रमन डेका, झारखंड संतोष गंगवार, तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा, पुदुचेरी के कैलाशनाथन, पंजाब गुलाब चंद कटारिया, मेघालय सी एच विजय शंकर, महाराष्ट्र सीपी राधाकृष्णन, और असम और मणिपुर के कॉमन गवर्नर बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ओके, तो देखिए रिसेंट जितने भी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उसके नाम मैंने बता दिए। डायरेक्ट एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, इसको नोट डाउन कर लो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग एग्जाम में डायरेक्ट यहां से पूछा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ICMAI, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, दैट इज ICMAI के नए कौन अपॉइंट हुए, प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, ये उनकी इमेज है, आप नाम याद रखना है, विभूति भूषण नायक, ये इनका नाम है, और ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ओके, SBI के नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना शेट्टी साहब हैं, कैलाश शेट्टी के नाम से आप याद कर सकते हैं, SBI के नए चेयरमैन हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, SBI का आपको चेयरमैन पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आर्मी चीफ की मैं बात करता हूं, तो उसके वाइस चीफ अपॉइंट हुए हैं आर्मी स्टाफ के, ठीक है, 1 जुलाई को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, आप इनकी इमेज देख सकते हैं, इसका नाम है NS राजा सुब्रमणी। ओके, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जो है वो वाइस चीफ अपॉइंट हुए आर्मी स्टाफ के, ठीक है। आप मुझे बताइए चीफ कौन है, आर्मी के चीफ कौन है एट प्रेजेंट, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट नेशनल मेडिकल कमीशन की बात करते हैं, उसके चेयरमैन अपॉइंट हुए BN गंगाधर जो हैं, 4 साल के लिए याद रखिएगा नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, एक्चुअली इससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने पढ़ाया हुआ है, शेफाली B शरण जो थे वो थी प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर ऑफ PIB, ठीक है। बट अभी रिसेंटली चेंज हो गए और नए ओझा साहब, याद रखिएगा दैट इज धीरेन्द्र के ओझा जो है वो अपॉइंट हो गए एज अ प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ PIB। तो आपको ये याद रखना है, पहले शेफाली शरण थी बट अब ओझा जी ने उनको टेक ओवर कर लिया है।
ओके। नेक्स्ट है LIC की मैं बात करता हूं, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपने सुना होगा। इसके MD CEO वापस उन्हीं को अपॉइंट कर दिया गया जो पहले थे, और वो थे सिद्धार्थ मोहंती। तो ही अगेन अपॉइंटेड एज यानी कि MD एंड CEO ऑफ LIC। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन, दैट इज NBDA। इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और यूनानिमसली ये अपॉइंट हो गए। इनका नाम है रजत शर्मा। आपने देखा होगा आपकी अदालत, उसमें आपने रजत शर्मा को देखा होगा, तो रिसेंटली ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। देखिए एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक कमिटी स्टैब्लिश की है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उमेश ललित। इनके अंदर उदय उमेश ललित, दैट इज यू ललित के अंदर चेयरमैनशिप के अंदर उन्होंने अपॉइंट किया उनको। किस चीज के लिए? फॉर सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं यानी कि वेस्ट बंगाल में, उनमें वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई है। उस कमिटी को लीड कर रहे हैं यू ललित। ओके, चलिए नेक्स्ट है MD ऑफ BSNL। अगर मैं बात करूं तो भारत संचार निगम लिमिटेड, इसके जो CMD हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कौन है? वो है रॉबर्ट गिरनार्ड रवि। तो आर के नाम से आप याद कर सकते हैं, रवि के नाम से याद कर सकते हैं, जो अपॉइंट हुए द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BSNL। नेक्स्ट, जुडिशियल कमीशन विच टू इन्वेस्टिगेट स्टैंपेड इन हाथरस। आपको तो यूपी में एक बहुत मेजर हाथरस में इंसिडेंट हो जाता है, यूपी में जगह हाथरस, जहां पे एक बहुत मेजर इंसिडेंट हो जाता है, स्टैंपेड, ठीक है, भगदड़ मच जाती है। ओके, तो इस भगदड़ की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई, तो करीबन 121 पीपल की डेथ हुई है, ठीक है। तो अब इसके ये जो हादसा हुआ, इसके लिए एक कमिटी बनाई गई है, उसको लीड कर रहे हैं इलाहाबाद के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिनका नाम है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। तो पूछ सकते हैं कि जो कमीशन बनाई गई है उसको लीड कौन कर रहे हैं? तो ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। तो याद रखिए सत्संग में स्टैम्पेड हो गया था, उसकी वजह से कमीशन स्टैब्लिश की गई। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं हम इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। अभी हमने नेशनल अपॉइंटमेंट्स किया, मैंने आपको बताया जुलाई की नेशनल हो गई, अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देख। ओके, सबसे पहले नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, जिनका नाम है KP शर्मा ओली। तो बड़ा अच्छा सा नाम है, KP शर्मा ओली, गोलमोलू से हैं ये, याद रखिएगा, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। वेनेजुला के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, जिनका नाम है निकोलस मदुरो। ओके, निकोलस मदुरो, ये उनकी इमेज देख सकते हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। ओके, नेक्स्ट, यूके के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनका नाम है कीर स्टारमर। ओके, कीर स्टारमर जो है वो अपॉइंट हो गए यूके के प्राइम मिनिस्टर। ओके, इन्होंने हराया किसको? ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे, उनको इन्होंने हरा दिया है। एक्चुअली मैं एक बात बताता हूं आपको, यूके, अभी आपको पता होगा बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, ओके, उन्होंने लीव कर दिया है, दैट इज उन्होंने रिजाइन कर दिया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टरशिप से, और वो चली गई इंडिया। ओके, इंडिया आ गई। अब इंडिया में आके उन्होंने बोला कि मुझे, मैं असाइलम मांगूंगी अलग अलग कंट्रीज से। उन्होंने ब्रिटेन से असाइलम मांगा, बट ब्रिटेन जो यूके है आपका, उन्होंने असाइलम देने से मना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, जब वो देश की प्रधानमंत्री थी तब इतनी सारी कंट्रीज उन्हें बुलाती थी, बट आज वो देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो ब्रिटेन ने उनको असाइलम तक देने से मना कर दिया। तो ब्रिटेन की बात आई, नए PM आए हैं वहां के, इसलिए मैंने आपको बताया कि उन्होंने अभी शेख हसीना को असैलम देने से मना कर दिया है। ओके, अब देखते हैं उनको कौन असैलम देता है। वैसे USA, कनाडा, उन्होंने बहुत सी कंट्री से असैलम मांगा है। ओके, चलिए आप मुझे बताइए, अभी तो वो इंडिया में है, देखते हैं कब तक इंडिया में रहती है। आपको मुझे एक बात बतानी है कि अब वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट बन गई है, कहां पर? दैट इज एट बांग्लादेश। ओके, और एक नोबल लॉरिएट है, याद रखिएगा, नोबल प्राइज विनर है, ठीक है, जो उसको लीड करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन लीड करने वाला है इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, बहुत फेमस पर्सन है, मैंने बता दिया, नोबेल प्राइज विनर है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए, तो बांग्लादेश का मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। म्यांमार के अभी एक टेम्पररी एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो मेन प्रेसिडेंट थे मेडिकल केयर की वजह से वो कुछ दिन छुट्टी में है। तो याद रखिए मिन ऑन्ग हलियांग, याद रखिए मिन ऑन्ग हलियांग जो है वो भी रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए म्यांमार की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, देखिए म्यांमार में मिलिट्री रूल कर रही है, ठीक है, ऐसे ही हर जगह इंडिया के आसपास आप देखेंगे डिस्टर्बिंग नेबर्स ही हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए टू द यूएस के लिए इंडियन एम्बेसडर अपॉइंट किया, उनका नाम याद रखना है, विनय मोहन खात्रा। ओके, तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू USA। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक कमिटी, याद रखिएगा कि इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है, उस
उसकी मेंबर अपॉइंट हो गई हैं, याद रखिएगा, फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया, वो हुई है नीता अंबानी, री इलेक्टेड एज इंडियन ओलंपिक कमेटी मेंबर फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के साइड से ये कमेटी की मेंबर वापस बन गई हैं, याद रखिएगा, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप ये कह सकते हैं। तो नीता अंबानी हैज बीन री इलेक्टेड यूनानिमसली एज द आईओसी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि एक्चुअली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है उसमें इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है नीता अंबानी। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। वैसे अगर मैं देखूं तो नीता अंबानी जो है वो 2016 में ही, याद रखना, 2016 में ही जो रियो ओलंपिक्स हुए थे वहीं पर ये पहली बार अपॉइंट हुई थी। अभी ये वापस री अपॉइंट हो गई, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नीदरलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड? ओके, तो देखिए इनका नाम है डिक स्कूफ, जो है वो अपॉइंट हो गए हैं नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले जो थे मार्क रूटे थे, और एक्चुअली अब मार्क रूटे जो है वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं, इसीलिए अब यहाँ के नए पीएम हैं जिनका नाम है डिक स्कूफ। ओके, ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव कमीशन। इसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं, एक्चुअली री इलेक्ट हुई हैं, पहले भी यही थी, दैट इज उर्सुला वॉन दे लेयन, याद रखिएगा। She has been re-elected as a president of European Union Executive Commission. इनको फिर से सेकेंड 5 ईयर टर्म जो है, 5 साल का टर्म जो है वो मिल गया है। ओके, नेक्स्ट रवांडा। रवांडा एक अफ्रीका की कंट्री है, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है, याद रखिए, पॉल कगामे। ओके, तो पॉल कगामे जो है रवांडा के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। रवांडा की कैपिटल आपको याद रखना है, दैट इज किगाली। नेक्स्ट आते हैं ईरान के प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान और इजराइल तो आपको पता है एक तरीके से वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईरान इजराइल में अटैक कर सकता है या इजराइल ईरान में अटैक कर सकता है, देखते हैं कौन किस पर अटैक करता है। बट अभी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान नए अपॉइंट हुए, इनका नाम है मसूद पजेश्कियान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ही हैज बीन इलेक्टेड एज ईरान न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, एफएटीएफ की बात करूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं और ये बिलोंग करती है मेक्सिको से, जिनका नाम है एलिसा दे एंडा मेदरोजा। ओके, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? टी राजा कुमार जो सिंगापुर के थे, उनको रिप्लेस कर लिया 2 साल के लिए। प्रेसिडेंटशिप जो है मेक्सिको के पास आ गई फॉर 2014 तो सॉरी 2024 टू 2026। ओके, नेक्स्ट, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, इसके प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, जस्ट रिमेंबर द नेम। नेक्स्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वापस, एक्चुअली ये री इलेक्ट हुई हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट की नई प्रेसिडेंट जो है वापस री इलेक्ट हुई है, इनका नाम याद रखना है रोबर्टा मेट्सोला, याद रखिएगा, दैट इज रोबर्टा मेट्सोला जो है, शी हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ओके, तो ये अपना जो था अपॉइंटमेंट्स आपने देखी, मैंने नेशनल अपॉइंटमेंट कराई, आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट कराई। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, दैट इज नेशनल न्यूज। तो चलिए अब अपॉइंटमेंट्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, दैट इज नेशनल न्यूज। ओके, तो चलिए नेशनल न्यूज को कवर करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है और एग्जाम में क्वेश्चन डन है, ये आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? पहली कल्चरल साइट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, अगर मैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करूं तो देयर आर हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? एट प्रेजेंट देखा है तो 42 थी, बट अभी एक ऐड हो गई तो टोटल हो गई है 43। ओके, और इन 43 में मैं अगर डिवाइड करूं तो जिनमें से 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 35 कल्चरल है और 1 मिक्स्ड है, तो टोटल हम करते हैं 43। एक्चुअली पहले ये 42 थी, ओके, और ये 35 की जगह 34 थी, बट अभी रिसेंटली एक ऐड हो गई है तो ये हो गई है 43। और ऐड किस वाले एंगल में हुई है? वो हुई है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया में। ठीक है, तो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया में कोई भी ऐसी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं ऐड हुई थी, फर्स्ट टाइम ऐड हुई है। ठीक है, जबकि नेचुरल साइट्स तो थी बट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं थी, तो वो फर्स्ट टाइम किसी नॉर्थ ईस्ट में ऐड हुई है और वो हुई है असम की। इसका नाम है, याद रखिएगा, मोदाम ऑफ अहोम डायनेस्टी जो है वो असम की है और इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और डिटेल में बोलूं तो याद रखिएगा, इंडिया की कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। आपको पता होगा यूनेस्को की 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन जो है वो न्यू दिल्ली में चल रहा है, दैट इज 21 टू 31 जुलाई, और वहीं पर ये चीज डिक्लेयर की गई। ओके, तो याद रखना है, ये ब्यूरियल साइट हुआ करती थी अहोम डायनेस्टी की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, डन मानो ये आ रहा है। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज इंडिया फर्स्ट सनकेन म्यूजियम। अब आप कहेंगे सर सनकेन म्यूजियम क्या होते हैं? देखिए, जैसे कोई सरफेस हो, ठीक है, उसके नीचे जो बिलो सरफेस होता है, ऐसे सरफेस को हम कहते हैं सनकेन। ओके, तो इंडिया का पहला सनकेन म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है, हिमायू टॉम में बना है, और एक्चुअली वो तो 38 जुलाई से पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है।
तो हुमायूं टॉम को बनाया गया इंडिया का पहला सनकेन म्यूजियम, ठीक है, जहां पर वेयर द एम्परर रेस्ट ये पहली प्रिंसिपल गैलरी बनाई गई है इस म्यूजियम की। अभी आप देखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत जो टूरिज्म और कल्चर के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट भी किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इंडिया का पहला सनकेन म्यूजियम कहां पर है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज हुमायूं टॉम। ओके, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति भवन की बात करते हैं। यहाँ पर दरबार हॉल हुआ करता था और अशोक हॉल हुआ करता था राष्ट्रपति भवन में। आपको पता हो राष्ट्रपति भवन ऑफिशियल रेसिडेंस होता है देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो दरबार हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल का नाम चेंज करके कर दिया गया अशोक मंडप, ठीक है। तो याद रखना आपको इनका नाम चेंज किया गया है। एक्चुअली पहले दरबार हॉल में मैं आपको बताऊं जो आपके अवार्ड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं, ओके। और अशोक हॉल में जनरली डांस वगैरह पार्टी वगैरह जो होती थी वो अशोक हॉल में होती थी, ठीक है। पर इनका नाम अब चेंज कर दिया गया गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसे वेव्स समिट भी कहा जा रहा है, जो कि गोवा में होने वाली 28 से 24 नवंबर के बीच में, ओके। इसी बीच में आपको पता होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो भी गोवा में होगा, तो आपको याद रखना है 28 से 24 नवंबर के इंडिया विल होस्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वेव्स कह रहे हैं, जो कि गोवा में होगी, ठीक है। चलो गोवा के सीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि याद है कि ये ऑपरेशन जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन है नन्हे फरिश्ते, जहां पर ये जो बच्चे हैं जिनकी ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उनको बचाया जाता है। करीबन आप देखेंगे पिछले 7 ईयर्स में 84,000 चिल्ड्रंस को बचाया गया है इन पास्ट 7 ईयर्स थ्रू द ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बाय आरपीएफ, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन, ओके। नेक्स्ट आपने नीति आयोग जरूर सुना होगा। नीति आयोग के सेम मॉडल पे गुजरात ने एक नया याद रखिए पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक बनाया है फॉर देयर स्टेट लोकल गुजरात के लिए, जिसका नाम है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लाइक अ नीति आयोग, ओके। तो याद रखिएगा ग्रिट जो है पूछ सकते हैं ये थिंक टैंक है किस स्टेट का है, तो आंसर वुड बी नॉट गोवा, द आंसर वुड बी गुजरात, ओके। आप यहां पर देख सकते हैं गुजरात सीएम बैठे हुए हैं, इनका नाम है भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑस्ट्रिया आफ्टर 41 ईयर्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए लास्ट टाइम अगर बात करो तो इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया विजिट किया था उन्होंने, ठीक है। बट ऑस्ट्रिया आपको पता होगा यूरोप की एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इस कंट्री की कैपिटल बताओ, इस कंट्री की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप देखेंगे मोदी जी 2 दिन के लिए दैट इज 9th और 10th जुलाई के लिए ऑस्ट्रिया उन्होंने विजिट किया, ठीक है। उनका 2 दिन का रशिया का भी विजिट था, ठीक है, और उन्होंने ऑस्ट्रिया को भी विजिट किया, और 41 ईयर्स बाद कोई हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रिया गया था। ऑस्ट्रिया में आप देख सकते हैं ये जो आप जिनकी इमेज देख रहे हैं ये ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। कभी कभी आपको पता हो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं कि कौन है चांसलर ऑस्ट्रिया का, यार कि कार्ल नेमर जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, ये आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट पीएम नहीं है जो ऑस्ट्रिया गए, ही वाज द थर्ड पीएम, ओके। यार कि ये फर्स्ट पीएम नहीं है, थर्ड पीएम है जिन्होंने ऑस्ट्रिया को विजिट किया है। कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रिया की कैपिटल आप मेंशन करिए। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहां बनाया गया है? आपको पता होगा जन औषधि केंद्र जो है जहां पर आपको मेडिसिन जो है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन दी जाती है जिनका प्राइस जो होता है बहुत कम होता है, और वो मेडिसिन जो नॉर्मल मेडिसिन होती है इनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, उससे कम होता है। अफोर्डेबल मेडिसिन होती है, जेनरिक मेडिसिन होती है, इनको कहते हैं जन औषधि केंद्र। इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र जो है वो मॉरिशस पे ओपन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं यहाँ पे, जिनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ जो हैं, याद रखिए वो भी प्रेजेंट थे इस इनॉग्रेशन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में मुझे मॉरिशस की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिशस, आपको पता होगा। इंडियन ओशन में लोकेटेड है मॉरिशस, ओके, आइलैंड नेशन है। आप मुझे इसकी कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। नेक्स्ट है डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024, ठीक है। ये अभी रिसेंटली आईआईटी दिल्ली ने, याद रखिए आईआईटी दिल्ली ने होस्ट किया इसको, ठीक है, 13 से 14 जुलाई को इस पे होस्ट किया गया, और इसमें जीता किसने है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी जो है उसने इस डीडी रोबोकॉन को जीत लिया है। अहमदाबाद बेस्ड है निर्मा यूनिवर्सिटी। और अब जो डीडी एबीयू रोबोकॉन होगा 2024 वियतनाम में, वहां पर ये जो हमारे यहाँ से जीती है निर्मा यूनिवर्सिटी ये रिप्रेजेंट करेगी, ओके। तो याद रखना आपको इस बार जीता कौन है, और ये डीडी रोबोकॉन कहाँ हुआ है, दैट इज एट न्यू दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने होस्ट किया। नेक्स्ट, पहली कंट्री टू प्रिपेयर एंटायर फौना लिस्ट, ये क्या है? देखिए एक्चुअली क्या था, 109th फाउंडेशन डे था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो उसी इनॉग्रेशन में आप देख रहे हैं इंडिया पहली कंट्री बन गई है जिसने कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है जो एंटायर फौना जो एनिमल्स हैं
उनकी करीबन 1,04,561 स्पीशीज जो हैं उनको प्रॉपरली याद रखिएगा, एक एंटायर फौना चेकलिस्ट जो है वो डेवलप की गई है और ये अभी अनाउंस किया है हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। तो पूछ सकते हैं फर्स्ट कंट्री टू प्रिपेयर एंटायर फौना लिस्ट, तो आंसर वुड बी दैट इज इंडिया। नेक्स्ट, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024, ये कहां हुई है समिट? करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली में हुई है 3 to 4 जुलाई के बीच में। नेक्स्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन इसका रखा है, थाने टू बोरीवली, आप देख सकते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल है। ओके, करीबन 16,000 करोड़ जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस टनल का नाम क्या है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट, आईसीएआर की बात करूं, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, उसने स्टार्ट किया अभी वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। आप कहेंगे वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम क्या है? देखिए इसमें क्या है, हर एक साइंटिस्ट को एक एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड प्रोडक्ट दिए जाएंगे जिस पर वो याद रखिएगा पूरी स्टडी करेंगे, मतलब हर एक साइंटिस्ट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की स्टडी कर रहा है, वो प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होगा? एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड से रिलेटेड होगा, जिससे कि बेटर रिसर्च और इंप्रूव हो सके एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री की रिसर्च। तो उसके लिए वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट जो है वो आईसीएआर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर, डायरेक्टली आएगा, उस नंबर का नाम क्या है? डायरेक्टली 1933 के नाम से आप याद कर लो, 1933। ओके, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल टोल फ्री एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933, और इसके साथ साथ अलॉन्ग साइड एन ईमेल सर्विस अंडर द नेम ऑफ मानस भी जो है वो लॉन्च की गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ड्रग की एंटी नार्कोटिक हेल्पलाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, आगे बात करते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिए शिनकुनला टनल प्रोजेक्ट जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, और इससे क्वेश्चन डन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन भी किया कारगिल दिवस में, जो आपको पता होगा 25th एनिवर्सरी थी कारगिल दिवस की ऑन 26 जुलाई, उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनॉग्रेशन भी किया। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा वर्ल्ड हाईएस्ट टनल जो है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है दैट इज शिनकुनला टनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी, जिससे ऑफकोर्स इंडिया का एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होगा वो बेटर हो पाएगा। इसको किसको डेवलप किया जा रहा है? इसको यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई को, यार कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई को डेवलप किया जा रहा है इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिकॉर्न की बात करता हूँ, रिसेंटली एक यूनिकॉर्न इंडिया में जो बना है। पहले यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है याद रखिएगा, ऐसा बिजनेस, यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप कंपनी है जिसकी वैल्यू याद रखिएगा यूएस $1 बिलियन की होनी चाहिए, विच इज प्राइवेटली ओन्ड। तो याद रखना आपको, ऐसे स्टार्टअप जिसकी वैल्यू जो है वुड बी $1 बिलियन, उसको हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। अभी रिसेंटली जो रैपिडो है, आपने शायद यूज किया होगा रैपिडो को, वो अभी याद रखिएगा रिसेंटली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, देखिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हुई है, और जो इंडिया होस्ट कर रही है आफ्टर करीबन 66 ईयर्स बाद इसको इंडिया होस्ट कर रही है, जो कि हुई है पूसा इंस्टीट्यूट में न्यू दिल्ली में, 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक होगी, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हो रही है। ठीक है, चलिए, तो अब ये थी हमारी नेशनल न्यूज, अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज। ओके, सबसे पहले फोर्थ इंडियन सिटी टू रिसीव वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट, कौन सी सिटी बन गई है? वो है श्रीनगर, जो कि आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में है श्रीनगर। इसको सर्टिफिकेट मिल गया फॉर द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फ्रॉम द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक है, इससे पहले 3 सिटीज और रह चुकी है इंडिया की, जयपुर जो कि राजस्थान में है, मलापुरम जो कि महाराष्ट्र सॉरी दैट इज केरल में है, मैसूर जो कर्नाटका में है। याद रखिए 3 इंडियन सिटीज हैं, इसको ऑलरेडी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, बट अभी 2024 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, वो श्रीनगर सिटी। ओके, नेक्स्ट, आप बताने से पहले मुझे जम्मू एंड कश्मीर के आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए। देखिए ये उनकी इमेज है, आप मुझे बताइए हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है प्लांटिंग ऑफ 11 लाख ट्रीज इन अ डे, मतलब एक दिन में 11 लाख ट्रीज जो है वो लगाए गए हैं, और वो पॉसिबल किया है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने, जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड डेवलप कर दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ बर्ड साइरस क्रेन। देखिए सबसे ज्यादा साइरस क्रेन की अगर बात करूं, देखिए आप ये बर्ड देख रहे होंगे, ये यूपी में ही मिलती है, और अभी जो सर्वे हुआ उसमें सबसे ज्यादा यूपी में ही निकली, करीबन आप देख सकते हैं 19,918 जो बर्ड्स हैं वो यूपी में मिली है। ओके, तो सबसे ज्यादा
पॉपुलेशन भी इसकी उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस स्टेट को चाइल्ड लेबर फ्री जो है माइंस, किस माइंस को, मतलब एक तरीके से किस, मैं आपको बता दूं माइका माइंस को, मैं पूरा लिख देता हूं, माइका माइंस डिक्लेयर्ड एज चाइल्ड लेबर फ्री। ओके, तो कौन से स्टेट की माइका माइंस को चाइल्ड लेबर फ्री डिक्लेयर किया गया है, तो वो है यार कि झारखंड की माइंस को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, जिसकी चेयरपर्सन आपको पता होगा प्रियंका जी हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया माइका माइंस ऑफ झारखंड वुड बी चाइल्ड लेबर फ्री। ठीक है, तो कोदेरिमा झारखंड में ये इवेंट हो रहा था, वहां पर ये चीज डिक्लेयर की गई है। याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी माइका माइंस डिक्लेयर हुई है चाइल्ड लेबर फ्री, तो आंसर भी झारखंड माइका माइंस। ओके, चलिए, झारखंड के नए गवर्नर अपॉइंट हुए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ झारखंड के न्यू गवर्नर कौन है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन की बात करता हूं। याद रखिए, जो स्मार्ट सिटी मिशन है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी स्मार्ट सिटी मिशन, जिसको अब ये एक्चुअली इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2025। ये स्कीम जो है वो 38 जून 2024 तक कंप्लीट हुई थी, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2025। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन CEPI, याद रखिएगा, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ये डेवलप किया गया है। इसको आप देख सकते हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जितेंद्र सिंह, उन्होंने फरीदाबाद हरियाणा में 16 जुलाई को इनॉग्रेट किया। देखिए एक्चुअली ये है क्या, एशिया की पहली CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ये किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है फरीदाबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल। याद रखिएगा, इसका नाम है BRICTHSTI। BRIC का फुल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, और THSTI का फुल फॉर्म बता देता हूं, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये बनी है पहली लेबोरेटरी इन एशिया, जिसपे याद रखिएगा ये जो CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी जो है वो डेवलप की गई है। और ये एक्चुअली होगा क्या, इससे होगा क्या, CEPI लैब्स की अगर बात करूं तो आप देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट लैब्स होती हैं। ठीक है, ये एक तरीके से आपको याद रखना है, ये बायोसेफ्टी लेवल 3 पैथोजन को हैंडल करने के लिए रहती है, और इसका काम रहता है रिसर्च करना ऑन माइक्रोब्स दैट कैन कॉज सीरियस और पोटेंशियल लीथल डिसीजेस टू इनहेलेशन, यानी कि मतलब रेस्पिरेटरी डिसीजेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उस पर रिसर्च वगैरह ये करती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये अभी कहाँ डेवलप की गई है, ये डेवलप की गई है फरीदाबाद में, दैट इज एट हरियाणा। नेक्स्ट, विंड टरबाइन इन टाइगर रिजर्व, किस टाइगर रिजर्व में विंड टरबाइन लगा दिया गया है, और वो है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में सिचुएटेड है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, डिसेबल्ड स्टूडेंट की पहली, इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, एक्चुअली मैं आपको पूरा डिटेल बोलूं तो ऐसा कहेंगे, ईस्ट इंडियाज फर्स्ट, नॉट इंडियाज फर्स्ट, ईस्ट इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट जो है वो बनाई जा रही है झारखंड रांची में। याद रखिए, रांची झारखंड में डेवलप की जा रही है। ओके, नेक्स्ट, करची पूजा, देखिए पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जाती है कि स्टेट से रिलेटेड है, त्रिपुरा से रिलेटेड है, 10 डेज की पूजा होती है, ये आपको याद रखना है, हर मंथ जुलाई में सेलिब्रेट की जाती है, तो जुलाई करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस पूछा जाएगा आपसे, ये कॉलेजेस जो हैं वो किस स्टेट में ओपन किए जा रहे हैं, तो ये ओपन किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में, 55 डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पर PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है ओपन किए जाएंगे। का मेन एजेंडा ये रहेगा कि जो कॉलेजेस रहेंगे, जो आज की डेट में नीड है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, उसको देखते हुए वहां पर कोर्स मटेरियल दिए जाएंगे, मतलब वो चीज पढ़ाई जाएगी जो इंडस्ट्री की डिमांड है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टेट न्यूज। आगे डिस्कस, अच्छा अभी और बची हुई स्टेट न्यूज, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, गेवरा और कुसमुंदा कोल माइंस, ये किस स्टेट की कोल माइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की कोल माइंस है। करीबन 10% जो इंडिया का कोल है ना, वो इन दो कोल माइंस से ही आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोल माइंस है, और अभी इनको टॉप 10 कोल माइंस ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूड किया गया है। पूछ सकते हैं आपसे ये दोनों कोल माइंस कहां सिचुएटेड है, तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ओके, तो यहां पे आपके नेशनल स्टेट न्यूज दोनों हो गई हैं। अब हम आते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। ठीक है, देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले आते हैं भूटान की बात करते हैं। देखिए भूटान ही एक बहुत अच्छा कंट्री है जो अभी तक बची हुई है, बाकी तो आप देखिए बांग्लादेश से लेके आपका पाकिस्तान, श्रीलंका में भी इश्यूज आ चुके हैं। ठीक है, सारी कंट्रीज में अभी डिस्टर्बिंग चल रहा है, इंडिया के नेबरहुड नेशन। ओके, भूटान की बात करें तो भूटान के किंग जो हैं, जिनका नाम है जिग्मे नामगेल वांगचुक, और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं तेशिंग टॉपगे। याद रखिए अभी रिसेंटली इंडिया आए थे, यहाँ इन्होंने गौतम अदानी से भी मुलाकात की। ये जुलाई में भारत आए थे फॉर द 3-day टूर। एक्चुअली इसलिए भी आए हैं, आप देखिए इंडिया का जो बजट पास हुआ है उसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा फंड्स, अगर हम देखें किस कंट्री को
दिए हैं, मतलब कंट्रीज को भी इंडिया फंड एलोकेट करती है, तो उसमें सबसे सारा बजट जो है करीबन 2000 करोड़ का बजट जो है वो भूटान को दिया गया है। तो भूटान से इंडिया के रिलेशन वैसे भी बहुत अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट, यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर 2024 में, आपको पता होगा। और जो कमला हैरिस है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट जो है वो ट्रंप है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है। आपको मुझे बताना है, ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट डिक्लेयर की है कि कौन उनका वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उन्होंने डिक्लेयर की है। आप मुझे बताइए हु इज गोइंग टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने किसको अपॉइंट किया है कि ही इज गोइंग टू बी द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं कौन जीतता है, कमला हैरिस जीतती हैं या तो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, ये मीटिंग की अगर मैं बात करूं, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, तो ये मीटिंग जो हुई है वो टोक्यो जापान में हुई है। 4 कंट्रीज होती हैं क्वाड की मेंबर्स, इसमें से एक इंडिया है, नेक्स्ट यूएसए है, थर्ड जापान है, और फोर्थ याद रखिएगा दैट इज क्या कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। तो 4 मेंबर्स है क्वाड के। अब इनकी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, एस जयशंकर ने अटेंड की, और ये मीटिंग हुई है टोक्यो जापान में। ओके, नेक्स्ट है कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला इन लाओस, ठीक है, रामलला की आप देख सकते हैं पोस्टेज स्टैम्प जो है वो लॉन्च किया गया है कहां पे, लाओस में, ठीक है। लाओस में क्यों भी गए थे मैं बता दूं, ये हमारे जो एशियान की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी, ठीक है, वो हुई थी लाओस में, जिसकी वजह से एस जयशंकर जी लाओस जाते हैं, और वहीं पर उन्होंने ये आइडल जो अयोध्या के हैं, याद रखिएगा, कोमैमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प है, इसको उन्होंने इनॉग्रेट भी किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर फ्रॉम चाइना। ये क्या है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, दैट इज एडीपीसी की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके जो चेयरमैन है, ठीक है, ये अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं, एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं। देखिए एक्चुअली इसकी चेयरमैनशिप पहले चाइना के पास थी, अब इंडिया को आ गई है, ठीक है, तो इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गई है, और इंडिया के साइड से रिप्रेजेंटेटिव राजेंद्र सिंह को हमने इसका याद रखिएगा हेड बना दिया है। राजेंद्र सिंह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के याद रखिएगा मेंबर हैं, और नाउ ही इज अ चेयरमैन ऑफ एडीपीसी के वो चेयरमैन भी अपॉइंट कर दिए गए। तो पूछा जा सकता है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के चेयरमैन कौन है, का नाम भी याद रखना राजेंद्र सिंह, और इंडिया भी याद रखना है। नेक्स्ट, साउथ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, देखिए ये कॉन्फ्रेंस जो है सितंबर में होगी 2024 में, ठीक है, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी होस्ट करेगा, दोनों मिलकर ज्वाइंटली होस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया में होस्ट होने वाला है। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करूं तो यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि 1947 में स्टैब्लिश हुई थी, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, उसका हेडक्वार्टर है कनाडा में, याद रखिए मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर भी सिचुएटेड है। पूछा जाएगा सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट करेगा, इंडिया, कनाडा, ऐसे करके ऑप्शन होंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट, अजरबैजान की बात करता हूं, ये होस्ट करने वाला कॉप दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 क्लाइमेट समिट 2024, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये समिट कौन होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा अजरबैजान, याद रखिएगा। आप मुझे बताइए अजरबैजान की कैपिटल कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी से नाम स्टार्ट होता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अजरबैजान की कैपिटल कौन सी है। नेक्स्ट, इंडियन हाउस, ये अभी रिसेंटली पेरिस 2024 ओलंपिक्स में अनाउंस हुआ है इंडिया हाउस के बारे में, जो कि पेरिस में ओपन किया गया, ये है क्या। देखिए इसको सबसे पहले इसको इनॉग्रेट किसने किया है, तो हमारी नीता अंबानी जी जो है रिलायंस फाउंडेशन की मेंबर हैं, और आपको पता होगा अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी मेंबर है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है नीता अंबानी, तो इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है इंडिया हाउस। और ये इंडिया हाउस एक तरीके से इंडिया के यहाँ पर सारे जो मल्टी क्विजाइंस फूड होते हैं, इंडिया यहाँ सेलिब्रेशन कर सकता है मेडल जीतने के बाद, आप यहाँ पर लोगों से मिल सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, तो पूरा एक तरीके से पूरा आप कह सकते हैं पूरा डेवलप किया गया इंडियन हाउस, और याद रखिए इसको इनॉग्रेट किया है नीता अंबानी जी ने। ओके, नेक्स्ट, नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात करता हूँ, यहाँ एक बहुत मेजर इंसिडेंट हो गया। नेपाल की शौर्य एयरलाइंस जो थी, याद रखिए हादसे का शिकार हो गई, इसमें करीबन आप देखेंगे 19 लोग थे, 18 लोगों की डेथ हो गई। ओके, तो ये आपको याद क्या पूछ सकते हैं, रिसेंटली नेपाल में जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी एयरलाइंस कौन सी थी, तो शौर्य एयरलाइंस थी। ओके, नेक्स्ट, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, देखिए एक्चुअली ये कॉन्क्लेव आपसे पूछ सकते हैं, पहले इंडिया, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका जो है वो इसके मेंबर हुआ करते थे, बट अभी एक और लेटेस्ट मेंबर, फिफ्थ मेंबर ऐड हुआ है, तो पूछ सकते हैं विच इज द लेटेस्ट मेंबर विच गॉट एडेड, करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने अभी आपको बताया एशियान की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कहाँ हुई है, वो हुई है लाओस में, इसीलिए हमारे जयशंकर जी वहां पर गए थे टू अटेंड दैट मीटिंग। ओके, नेक्स्ट, इंडियन रशियन एनुअल समिट 2024 जो कि 22nd एडिशन था, इंडिया रशिया एनुअल समिट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंडिया रशिया एनुअल समिट जो है 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट कहाँ हुआ है,
दैट इज ऑफ कोर्स मॉस्को में हुआ है, क्योंकि मोदी जी रशिया गए थे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा सकता है कहां पे हुआ है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज मॉस्को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एयर इंडिया सेटअप कर रहा है। कहां पर वो सेटअप किया जा रहा है? महाराष्ट्र में अमरावती में, याद रखिएगा विदर्भा रीजन में अमरावती है, वहां पर सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। एयर इंडिया सेटअप कर रही है। नेक्स्ट, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी न्यू बैंक नोट, डायरेक्टली पूछाएगा किस कंट्री ने होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी मतलब 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इन नोट्स, इसीलिए जो इमेजेस में, जिससे कि काउंटरफिट और फ्रॉड मेजर्स ना हो पाए करेंसी में। तो किस कंट्री ने किया? ये किया है जापान ने। ऐसा काम, ऐसी टेक्नोलॉजी जापान ही कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया रशिया ने एग्री किया है कि उनका बायलेटरल ट्रेड वो इंक्रीज करेंगे और वो अपना ट्रेड जो वो $100 बिलियन तक करेंगे। टिल व्हेन? टिल 2030। तो कि मोदी जी वहीं पर रशिया भी गए थे, याद रखिएगा। तो वहां पर ये ट्रेड, ये जो डील है, याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट जो है रिसेंटली उन्होंने डिसाइड किया कि बायलेटरल ट्रेड को वो इंक्रीज करेंगे, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन, डायरेक्टली पूछाएगा किसने बनाई है वर्ल्ड की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज चाइना। नेक्स्ट, बिम्स्टेक, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सपोर्ट दिखाया है थाईलैंड को, क्योंकि थाईलैंड होस्ट करने वाला है 6th बिम्स्टेक समिट मीटिंग इन सितंबर 2024, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 7 मेंबर्स हैं इस बिम्स्टेक में, ठीक है। और इंटरेस्टिंग होगा कि मीटिंग कैसे अटेंड होगी, क्योंकि सितंबर में होने वाली है बिम्स्टेक की मीटिंग, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के, उन सारे मेंबर्स के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान नहीं है इसकी मेंबर, चाइना भी नहीं है, आप मुझे बताइए बिम्स्टेक के कौन कौन मेंबर्स हैं, ओके। नेक्स्ट है एससीओ की बात करता हूं, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसमें पहले 9 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी इसका मेंबर थी, ओके, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। पर अभी रिसेंटली इसका 10th मेंबर ऐड हो गया है। वो कौन सा मेंबर ऐड हुआ है? वो है बेलारूस, ओके। और ये अभी एससीओ की जो मीटिंग हुई है, 24th मीटिंग, जो कि 2024 में हुई है, ये मीटिंग हुई है कजाकिस्तान में, उसकी कैपिटल अस्ताना में, ठीक है। मोदी जी तो नहीं गए थे, बस एस जयशंकर जी ने इस मीटिंग को अटेंड किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ठीक है। और कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखिए, क्योंकि उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया है। नाम याद रखिएगा, जोमरट टोकाएव जो हैं, वो उनके प्रेसिडेंट का नाम है, ओके। तो यहां तक आपने देखा, हमने डिस्कस कर लिया अपना नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज और इंटरनेशनल। अब हम आगे जो डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं अपना स्पोर्ट्स न्यूज को। तो चलिए अब जुलाई के स्पोर्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जुलाई मंथ में क्या क्या स्पोर्ट्स में क्या क्या चीजें न्यूज में थी, ओके। सबसे पहले, फर्स्ट वुमेन शूटर टू वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट ओलंपिक्स 2024, इंपॉर्टेंट है, और इंडिया को पहला मेडल भी इन्होंने ही जिताया है। क्या नाम है? मनु बाकर, याद रखिए। तो मनु बाकर जो है, शी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एट शूटिंग एट ओलंपिक्स बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा। पेरिस में ओलंपिक्स चल रहा है, वहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तो इंडिया का पहला मेडल जो है वो ब्रॉन्ज मेडल आया है शूटिंग में, 10 मीटर, याद रखिएगा, एयर पिस्टल में इन्होंने हमको शूटिंग में मेडल जितवाया है, ओके। आगे अगर बात करते हैं, नेक्स्ट मेडल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट मेडल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, बट मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में जीता है। और यहाँ पर इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। यहाँ पर 2 लोग आपको दिख रहे होंगे, एक है मनु बाकर खुद, और उनके साथ साथ सरबजोत सिंह, उन्होंने मिलके, याद रखिएगा, मिक्स टीम शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इंडिया के 2 मेडल तो यहां से हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वप्निल कुसाले जो हैं, क्या देखिए, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने मेंस 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब इंडिया के एक तरीके से 3 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं, ओके। और ये मेडल इन्होंने जीता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने मेंस के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में मेडल जीता है, और वो है ब्रॉन्ज मेडल, ओके। तो एग्जाम के लिए अभी देखिए 3 मेडल्स हो चुके हैं, और चौथा मेडल भी कंफर्म हो गया, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपको मुझे बताना है किसका चौथा मेडल है, ठीक है। चलिए बता देते हैं, फोगाट, आपने सुना होगा, विनेश फोगाट का नाम सुना होगा, ठीक है। उनका 4th मेडल कंफर्म है, मोस्ट प्रॉब्ली सिल्वर या तो गोल्ड मेडल हमको मिलने वाला है। 4th मेडल भी हमारा कंफर्म हो गया, उनका फाइनल मैच होगा, और अगर वो जीतती है तो गोल्ड आएगा, वरना हमारा सिल्वर आएगा, ठीक है। तो लेट्स वेट कि हमें सिल्वर मिलता है कि गोल्ड मिलता है, ठीक है। अभी तक तो 3 मेडल हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अविनाश साबले की, ओके। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन 3000 मीटर स्टेपल चेस एट द पेरिस डायमंड लीग ऑन 7 जुलाई 2024, ओके। 7 जुलाई 2024 में इवेंट हुआ पेरिस डायमंड लीग में, वहां पे इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। जीत तो नहीं पाया इवेंट, बट इन्होंने 8 मिनट्स 9 सेकेंड 91 मिली सेकेंड्स में 3000 मीटर स्टेपल चेस को क्रॉस किया। मतलब स्टेपल चेस मतलब रेस में बीच बीच में अलग अलग बैरियर्स आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेपल चेस। उन्होंने ये कंप्लीट किया है। देखिए ये वैसे न्यूज में भी है, ओलंपिक्स में ये अभी फाइनली ये अभी इनकी फाइनल होने वाला है। आई होप इनको भी शायद मेडल मिल जाए,
ओके, तो ये हम देखेंगे इनको मेडल मिलता है कि नहीं, बट इन्होंने ऑलरेडी पेरिस डायमंड लीग जीता नहीं है, बट इन्होंने रिकॉर्ड जरूर डेवलप किया है। तो ये पूछ सकते हैं अविनाश तबले किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 की बात करते हैं। जॉर्ज रसल जो मर्सिडीज के हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन में बोला, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। ओके, नेक्स्ट वुमेन्स एशिया कप 2024 की बात करता हूं। ये टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका में हो रहा था, और श्रीलंका की ये कैप्टन आप देख रहे होंगे आटापट्टू है, और इन्होंने हिस्ट्री बना दी क्योंकि पहली बार श्रीलंका ने वुमेन एशिया कप जीता है, और श्रीलंका में ही हो रहा था और श्रीलंका ने ही जीता है। मिड इन वुमेन 2020 एशिया कप जो है, जो 2020 के फॉर्मेट में हो रहा था, वो श्रीलंका ने जीता है। फाइनल जो था वो इंडिया के साथ था, और इंडिया को उन्होंने हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2026। देखिए, आपको पता होगा इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप 2024 जीता, 2020 का वर्ल्ड कप जो था। ठीक है, अब जो अगला वर्ल्ड कप होने वाला है 2026, जो 10th एडिशन होगा, वो होगा श्रीलंका और इंडिया दोनों में। याद रखिए, फेब और मार्च में होगा। आई होप इंडिया जो है वो कप भी जीत पाए, तो वक्त बताएगा, बट आपको याद रखना है कि ये कप कहाँ हो रहा है, ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है, वो होगा दैट इज श्रीलंका और इंडिया, और वो मेंस का टूर्नामेंट है। ओके, चलिए आगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पार्टनरशिप, ये क्यों बता रहा हूं मैं, यार कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज बीपीसीएल की मैं बात करता हूं, उन्होंने रिसेंटली साइन किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, पार्टनरशिप साइन की है फॉर एज एन ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024, और जो लॉस एंजलिस में भी ओलंपिक्स होगा 2028, उसके भी याद रखिएगा ये ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर रहेंगे बीपीसीएल। ओके, तो ये बड़ी बात है कि बीपीसीएल आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन है पार्टनर, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट है दैट इज बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। ये किसने जीता है, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। जो भी जुलाई में ग्रैंड प्रिक्स होते हैं उनको भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024। ये देखिए, इस बार जीता जो है वो जीता है ध्रुव सितवाला ने, और इन्होंने हरा दिया है पंकज आडवाणी को। जनरली हम देखते हैं पंकज आडवाणी जीतते हैं, बट इस बार पंकज आडवाणी हार गए हैं, और ये चैंपियनशिप हुई थी रियाद सऊदी अरेबिया में। आप देख सकते हैं 5 जुलाई को फाइनल हुआ है, दैट इज 27 जून से लेके 5 जुलाई तक ये टूर्नामेंट चल रहा था। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी ऑनर्ड विद ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है ओलंपिक ऑर्डर से ऑर्डर करेगी इंडिया के पहली बार किसी एथलीट को, और वो हैं हमारे अभिनव बिंद्रा जी। ओके, तो आपको पता होगा इंडिया को पहला इंडिविजुअल गोल्ड जिताने वाले अभिनव बिंद्रा ही हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए इन्होंने हमको सबसे पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में जो गोल्ड जितवाया था, ठीक है, वो कौन से इवेंट में इन्होंने गोल्ड जितवाया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ओलंपिक्स में, ठीक है, ओलंपिक मूवमेंट के लिए। तो इनको 10th ऑफ अगस्त को याद रखना है, आपको ऑनर किया जाएगा बाय ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट, और ये पहले इंडियन होंगे जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कंटीजेंट इन द पेरिस 2024 पेरिस ओलंपिक्स, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन है, तो प्रिंसिपल स्पॉन्सर जो है वो है अदानी ग्रुप, याद रखिएगा। उन्होंने अभी कैंपेन भी लॉन्च किया है, देश का गीत एट ओलंपिक्स, याद रखिएगा। तो डायरेक्टली पूछाएगा प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन है, तो आपको आंसर मार्क करना, दैट इज अदानी ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, क्रिकेट की बात करता हूं। क्रिकेट के अभी हेड कोच अपॉइंट हुए हैं राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करके। क्रिकेट टीम मेंस टीम की मैं बात करूं, उनका नाम है गौतम गंभीर, आपको याद रखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए फुटबॉल टीम जो है हमारी, ठीक है, उसमें भी अभी मेंस की फुटबॉल टीम जो है उसके भी कोच अपॉइंट हुए हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, स्पेन से हैं वो। ठीक है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, देखते हैं कौन कौन फुटबॉल के कोच का नाम मुझे सही मेंशन करता है। ओके, नेक्स्ट, जब ओलंपिक्स हमारा स्टार्ट हुआ पेरिस ओलंपिक्स 2024, उसमें ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर थे वो दो लोग थे, पीवी सिंधु थी और शरद कमल थे, याद रखिएगा। ये दोनों फ्लैग बीरर थे हमारे पेरिस ओलंपिक्स में। ओके, अब हमारा जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी, क्या होगी, क्लोजिंग सेरेमनी होगी, उसमें वुमेन तो एक डिसाइड हो गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेल क्या और कौन कौन फ्लैग क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बीरर बनती है। अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी की फ्लैग बीरर है वो है मनु बाकर, को अनाउंस किया गया है। लेट्स वेट एंड वॉच, हो सकता है एक और पर्सन भी अपॉइंट किया जाए क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीयर के लिए। ओके, तो वो कुछ टाइम बाद हमको पता चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया शेफ द मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, शेफ द मिशन क्या होता है, याद रखिएगा। जो हमारा इंडियन कंटीजेंट है जो वहां पर पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं, उनको एक तरीके से उनको आप कह सकते हैं जो लीड कर रहे हैं वो है गगन नारंग। एक्चुअली पहले मैरी कॉम थी, बट मैरी कॉम कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं जा पाई, जिसकी वजह से गगन नारंग शेफ द मिशन इंडिया की साइड से पेरिस ओलंपिक्स के लिए अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर फॉर इंडियन कंटीजेंट एट पेरिस ओलंपिक्स। इंडिया के ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर कौन है, ठीक है, वो है प्यूमा, याद रखिए कौन है ऑफिशियल पार्टनर, कौन है, दैट इज प्यूमा। नेक्स्ट,
ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये किसने जीता है? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, नेक्स्ट, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन है यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर? जिसका नाम है GRI, आपको याद रखना है, अभी इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और ये यंगेस्ट और फास्टेस्ट फीमेल पैरा स्विमर कैसे बनी है? टू सक्सेसफुली क्रॉस अक्रॉस इंग्लिश चैनल, याद रखिएगा, जो इंग्लिश चैनल आपको पता होगा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, उसको इन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पैरा स्विमर है ये, 16 ईयर्स की एज में 17 आवर्स 25 मिनट्स में इन्होंने इसको क्रॉस कर लिया है। ओके, करीबन 34 किलोमीटर का था ये, ठीक है। तो नाम ये रखना है GRI। ओके, नेक्स्ट, टेनिस की मैं बात करता हूं। टेनिस में आप देखिए, 2 पर्सन की इमेज दिखा रहा हूं मैं आपको, ये हैं आपके लेंडर पेस, और ये जो है ये हैं विजय अमृतराज। इन दोनों को अभी इंडक्ट किया गया है, ये पहले एशियन बने हैं जिनको इंडक्ट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, याद रखिएगा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जो है वो USA में है, वहां इन दोनों को इंडक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये भी बड़ी बात है कि इन दोनों को इंडक्ट किया गया, पहली बार एशिया से, इंडिया से तो है ही, एशिया से इन दोनों को इंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, ये टेनिस का टूर्नामेंट है स्विस ओपन 2024, ATP स्विस ओपन 2024। इसको जीत लिया है, याद रखिएगा, बाबरी, दैट इज यूकी बाबरी, जो इंडिया से हैं, और उनके पार्टनर अल्बेनो ओलिवेटी, जो कि फ्रांस से हैं। उन्होंने मिलकर मेंस डबल टाइटल जो ATP स्विस ओपन 2024 है वो इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं विमिल्टन ओपन 2024 की। ओके, विमिल्टन ओपन 2024 की बात करें तो मेंस में याद रखिएगा कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से बिलोंग करते हैं उन्होंने विमिल्टन जीता है, और मेंस सिंगल में, और वुमेन सिंगल में बारबोजा दैट इज केजिकोवा जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, उन्होंने जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। बट जब ओलंपिक्स का फाइनल आया, ठीक है, मेंस सिंगल में, तो ये और नोवाक जोकोविच का मैच हुआ और ये हार गए। याद रखिए विमिल्टन में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, बट याद रखिएगा फाइनल में ओलंपिक्स में जब गोल्ड मेडल जो आया सिंगल्स में, तो नोवाक जोकोविच जीत गया और 37 ईयर्स की एज में वो जीते, तो ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गए हैं नोवाक जोकोविच जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता इन टेनिस। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज कोपा अमेरिका टाइटल का, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको अर्जेंटीना ने जीत लिया है, कोलंबिया को हराया। फाइनल जो है वो हो रहा था USA में, हार्ड रॉक स्टेडियम मियामी में हो रहा था, और अर्जेंटीना का 16th टाइम उन्होंने कोपा अमेरिका टाइटल जीता है, याद रखिएगा, है ना, और 1-0 से उन्होंने कोलंबिया को हरा दिया है। ओके, याद रखिएगा ऐसे यूरो टाइटल 2024 हो रहा था, और ये टाइटल जो है वो स्पेन ने जीत लिया है, स्पेन ने हराया है फाइनल इंग्लैंड को, याद रखिएगा 2-1 से स्पेन ने फाइनल को जीता, और स्पेन का 4th यूरो टाइटल था, जो कि पहला उन्होंने 1964 में जीता, फिर 2008 में जीता, फिर 2012 में जीता, और अब उन्होंने 2024 में भी इस यूरो कप 2024 को जीत लिया। आगे बात करते हैं फर्स्ट ओलंपिक्स ई स्पोर्ट गेम्स इन 2025। ये सीधा पूछाएगा कि अगर हम आजकल ऑनलाइन गेमिंग्स की बात करते हैं तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि पहला ओलंपिक्स ऑनलाइन गेमिंग दैट इज ई स्पोर्ट्स गेम्स में 2025 में कहां होने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी टेक प्लेस इन सऊदी अरेबिया। ओके, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, सीधा आपसे पूछाएगा ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है, यू हैव टू मार्क द आंसर, तो करेक्ट आंसर सुदीप्ता सेन गुप्ता, ठीक है। आप सीधे बुक का नाम याद करिए और सीधे ऑथर का नाम। ओके, नेक्स्ट है प्रिजनर ऑफ भोपाल, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है, ठीक है, आपको याद रखना है, उसी पर ये बुक है, और किसने लिखी है, टिम वॉकर ने। ओके, नेक्स्ट है याद रखिएगा जमशेदजी टाटा की मैं बात करता हूं, बुक का नाम है पावरफुल लर्निंग फॉर द कॉर्पोरेट सक्सेस, ठीक है। दो लोग जो हैं जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस के ऑथर हैं, एक है R गोपाल कृष्णन और दूसरे हैं हरीश भट्ट, दोनों के नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोज बाजपेयी की बुक है द डेफिनेटिव बायोग्राफी, जो उनकी बायोग्राफी है, और ये जर्नलिस्ट पीयूष पांडे ने लिखी है, तो आपको याद रखना है पीयूष पांडे ने इसको लिखी है, ये भी बुक आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पावर विद इन, ये चांसेस बहुत ज्यादा है इसके पूछे आने के, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ओके, ये बुक जो है आप यहां पर देख सकते हैं, ये R बालासुब्रमण्यन जो है वो ऑथर है इस बुक के, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बुक भी भेंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर लेते हैं जुलाई मंथ के लिए। ओके, सबसे पहले इंटरनेशनल टाइगर डे 2024। ओके, ये सेलिब्रेट किया था 29 जुलाई को, कब सेलिब्रेट किया था, 29 जुलाई को, और अभी गवर्नमेंट ने ये भी बताया 29 जुलाई को, याद रखिएगा कि एज पर गवर्नमेंट डाटा 628 टाइगर्स जो हैं वो रिसेंटली 5 इयर्स में जिनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू नेचुरल कॉजेस या अदर रीजंस की वजह से, तो ये पूछ सकते हैं कितने टाइगर्स की डेथ की गवर्नमेंट ने डाटा दिया है, तो करेक्ट है 628 टाइगर्स की बात की है, ठीक है।
और आप मुझे बताइए 29 जुलाई को हम इंटरनेशनल टाइगर डे बनाते हैं, इस बार की थीम क्या थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024। ये हम सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिए 28 जुलाई को, टू रेज द अवेयरनेस अबाउट वायरल हेपेटाइटिस की अवेयरनेस के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम याद रखिएगा, इट्स टाइम फॉर एक्शन। बहुत सिंपल सी थीम है, इट्स टाइम फॉर एक्शन, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024। ओके, ये सेलिब्रेट किया था 15 जुलाई को। कब सेलिब्रेट किया था? 15 जुलाई को, आपको याद रखना है। इस बार की थीम भी आप याद करिए, दैट इज यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। थीम भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि स्किल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सिर्फ गो थ्रू करना है, यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल डॉक्टर्स डे 2024। 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, याद रखिएगा, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट जो है वो थीम थी। सीआरपीएफ रेजिंग डे 2024 ये हम सेलिब्रेट करते हैं, 27 जुलाई 2024 को सेलिब्रेट किया गया है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? सीआरपीएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 सेलिब्रेट किया था 11 जुलाई को, 1990 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, इस बार की थीम है। तो ये भी आपको, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, इसकी भी थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है दैट इज संविधान हत्या दिवस। ये सेलिब्रेट किया जाएगा 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 में देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 25 जून को संविधान हत्या दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया, जुलाई में ही डिक्लेयर किया है कि संविधान हत्या दिवस 25 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज इंडेक्स और रैंकिंग। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडेक्स और रैंकिंग। जुलाई 2024 में जो भी इंडेक्स और रैंकिंग न्यूज में रही है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो कि रिसेंटली न्यूज में था। तो आपसे सीधा पूछा गया इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो याद है कि इंडिया की इस बार जो रैंकिंग है वो 82 है, ये आपको याद रखना है ना। और दूसरी चीज आपका रैंक 1 पर कौन है, तो पहले जापान हुआ करता था, बट इस बार जो रैंक 1 पर वो सिंगापुर है। तो रैंक 1 आपको याद रखना है, दैट इज सिंगापुर। तो इंडिया की रैंक कितनी है, वो है दैट इज 82। ओके, नेक्स्ट मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है ना। तो यहाँ पर फॉर द अकॉर्डिंग, और किसके अकॉर्डिंग, दैट इज टूरिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि टूरिस्ट जो होंगे वहां पर जाएंगे तो उनके लिए रिस्की है। तो वो कौन सी सिटी बनी है, तो वो बनी है कराकस। ठीक है, आपको मुझे बताना है कराकस सिटी जो है ये कैपिटल है, किसी कंट्री की कैपिटल है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स से बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, दैट इज वेनेजुला, ब्राजील या उरुग्वे। और तो ये किसी की एक कैपिटल है, आप मुझे बताइए वेनेजुला, ब्राजील या उरुग्वे की किसी कैपिटल है जो ये मोस्ट डेंजरस सिटी बनी है बिकॉज ऑफ देयर हाई क्राइम रेट, वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से बनी है। ठीक है, और इंडिया में जो मोस्ट डेंजरस सिटी आएगी तो वो 12th रैंक पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो है दिल्ली। तो आप ये भी कंसर्निंग है कि दिल्ली वर्ल्ड में 12th रैंक पर आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-2024 रिलीज किया गया है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है वो 71 है, ये आपको याद रखना ओवरऑल स्कोर क्या है। और टॉप परफॉर्मर कौन है एसडीजी इंडेक्स में, वो है केरल और उत्तराखंड। तो दोनों का ही स्कोर जो है वो 79 पॉइंट्स है। तो केरल और उत्तराखंड का स्कोर 79 पॉइंट्स है। एसडीजी दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता होगा टोटल 17 एसडीजी गोल्स हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई 2 एसडीजी गोल्स जो आपके फेवरेट हो, कमेंट बॉक्स में गोल नंबर के साथ आप मुझे कोई भी 2 गोल जो हैं, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, जो भी आपके फेवरेट 2 एसडीजी गोल्स हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। देखिए अभी रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट रिलीज की, दैट इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट। ओके, इस रिपोर्ट में, ठीक है, उन्होंने बताया कि चाइना रैंक 1 पर, ऑस्ट्रेलिया रैंक 2 पर, इंडिया रैंक 3 पर रजिस्टर्ड मोस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया। अगर हम देखें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसका इंक्रीज हुआ है, तो सबसे रैंक 1 पे चाइना, 2 पे ऑस्ट्रेलिया और 3rd पे कौन सी कंट्री है, दैट इज इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब हम आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। तो मैं खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की बात करूं तो 27th एडिशन हो रही है, मल्टीनेशनल है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ऑफ कोर्स इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। और अभी ये 27 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ये इवेंट चलने वाला है टिल 2024 में, याद रखिएगा। और ये हो रहा है मंगोलिया की जो कैपिटल है उलन बटार, वहां पर ये इवेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एक्सरसाइज जो है, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जा रही है, जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है मैत्री एक्सरसाइज, जिसका 13th एडिशन है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, याद रखिएगा।
इंडिया और थाईलैंड की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, 13th एडिशन है। 1 से 15 जुलाई तक ये इवेंट जो है कि मतलब ये एक्सरसाइज जो है वो टाक प्रोविंस थाईलैंड में हुआ है, ठीक है, तो थाईलैंड में हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2024, जिसका 28th एडिशन होने वाला है, जो कि अक्टूबर में होगा, ठीक है। और मालाबार नेवल एक्सरसाइज इस बार होने वाली है इंडिया में, तो इंडिया होस्ट करेगा और इसमें 4 नेशंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो इंडिया खुद है, उसके साथ साथ यूएसए है, देन ऑस्ट्रेलिया है, देन जापान है। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो सारे इसमें मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, अगेन इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ठीक है। अगेन मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक ये इवेंट चला है, ये एक्सरसाइज चली है और ये एक्सरसाइज हुई है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी आपको रखना है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है कहाँ हुई है, तो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ओके। नेक्स्ट है तरंग शक्ति 2024, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया तरंग शक्ति की एक्सरसाइज हेल्ड करने वाला है। इट्स अगेन अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करने वाली है। 2 फेज में ये एक्सरसाइज होगी, पहले होने वाली है अगस्त में, दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है सितंबर में। अगस्त में जो एक्सरसाइज होगी वो होगी तमिलनाडु में, दैट इज सुलार तमिलनाडु में, और सेकेंड एक्सरसाइज जो सितंबर में होगी वो होगी राजस्थान में, ठीक है। तो अभी जो न्यूज में आने वाली है वो तमिलनाडु वाली एक्सरसाइज न्यूज में आएगी, तरंग शक्ति, ओके। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, जो कि 16th एडिशन था। इंडिया और मंगोलिया की ज्वाइंट एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। 16th एडिशन जो 3 जुलाई को स्टार्ट हुई है, 3 जुलाई से 16 जुलाई तक ये एक्सरसाइज चली है। ये हुई कहां पर है? दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उमरोई मेघालय। क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के कि नोमैडिक एलिफेंट कहां पे हुई है, तो उमरोई मेघालय में, ओके। अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज का नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज साइंस एंड टेक की बात करते हैं, साइंस एंड टेक में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर। अब आप कहेंगे सर जोरावर क्या है? जोरावर देखो एक टैंक है, सबसे पहले इंडिजिनसली बेस्ड टैंक है, इसको डीआरडीओ ने बनाया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ एलएनटी। एलएनटी के साथ मिलकर डीआरडीओ ने इस इंडिजिनस लाइट टैंक को डेवलप किया, जिसका नाम है जोरावर। तो पूछ सकते हैं जोरावर इज इन न्यूज, व्हाट इट इज, ये एक सबमरीन है, ये एक टैंक है, जस्ट रिमेंबर इट इज अ टैंक। नेक्स्ट, फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हेलीकॉप्टर्स पूछा जाएगा कौन बना रहा है, तो एयरबस बना रहा है। इसके साथ एयरबस ने कोलैबोरेट किया टाटा के साथ, तो टाटा और एयरबस मिलके, याद रखिएगा, इंडिजीनियसली आप कह सकते हैं फर्स्ट मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर्स बनेंगे। फाइनल असेंबली लाइन फॉर H125 हेलीकॉप्टर्स जो होंगे वो मिलके टाटा और एयरबस डेवलप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज एपोफिस एस्ट्रॉइड, ये बहुत न्यूज में। एपोफिस एस्ट्रॉइड क्या है? देखिए ये इंडिया है और इंडिया के बहुत पास से, करीबन 32,000 किलोमीटर अर्थ के पास से 2029 में, याद रखिएगा, एपोफिस एस्ट्रॉइड जो है वो पास होने वाला है। तो उस टाइम पर उसकी स्टडी करेगा नासा, ठीक है। तो नासा ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया हुआ है टू स्टडी एपोफिस एस्ट्रॉइड, ओके। उसी को देखते हुए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी एक मिशन लॉन्च कर दिया है। वो सेकेंड आप कह सकते हैं एक तरीके से सेकेंड नेशन बन गया, नेशन कह सकते हैं या तो स्पेस एजेंसी कह सकते हैं, जिन्होंने इसकी स्टडी करने के लिए, एपोफिस एस्ट्रॉइड की स्टडी करने के लिए उन्होंने भी अपना मिशन जो है वो लॉन्च किया, क्योंकि अर्थ के बहुत क्लोज ये क्रॉस होने वाला है, ओके। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं स्कीम्स पर, जो स्कीम्स न्यूज में हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है लड़का भाऊ योजना, ठीक है। ये स्कीम जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। देखिए इस स्कीम के अंदर बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आपको याद रखिएगा, आपको जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। और जब ट्रेनिंग मिलेगी तो उसकी इंटर्नशिप जो है वो गवर्नमेंट देगी, जिसपे आपको याद रखिएगा जॉब ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो आपको स्टाइफंड मिलता है, ठीक है। दिस स्कीम ऑफर्स जॉब ट्रेनिंग एंड स्टाइफंड टू अनएम्प्लॉयमेंट मेल यूथ, याद रखिएगा। कहने का मतलब आपको जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, जो यूथ रहेंगे उनको वो ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि क्या हो सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वैसी ट्रेनिंग मिलेगी। उनको साथ साथ में अगर आप 12th पास हैं 6,000 रुपये आपको मिलेंगे। आप अगर डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 8,000 रुपीज मिलेंगे, और अगर आप ग्रेजुएट्स हैं तो आपको 10,000 रुपीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। 18 to 35 ईयर्स जो है वो एलिजिबिलिटी एज है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं स्टाइफेंड जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ये पैसा प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पूर्वोदय स्कीम। ये स्कीम भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बजट 2024 में रखी गई। इस स्कीम के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाएगा 5 स्टेट्स में, याद रखिएगा। 5 ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन पे ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? वो है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। दीज आर द 5 स्टेट्स जहां पर ऑल राउंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट ने बजट 2024 में अनाउंस भी किया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ये स्कीम जो है एक तरीके से डायरेक्टली फार्मर्स को 2,000 रुपीज जो है
वो राजस्थान की गवर्नमेंट डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पीएम किसान स्कीम थी, उसमें सरकार 6,000 रुपए सालाना, ठीक है, ट्रांसफर करती है फार्मर्स के अकाउंट पे। वैसे ही 2,000 रुपीज ईयरली जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी। तो 6,000 पहले से ही मिल रहा था उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अब 2,000 रुपए उनको राज्य सरकार भी देगी। तो 8,000 आप कह सकते हैं एक तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट होने वाला है। डीबीटी किया जाएगा, डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, और आपको पता होगा राजस्थान के जो सीएम है वो है भजन लाल शर्मा। ओके, अभी रिसेंटली यहाँ के गवर्नर जो है वो चेंज हुए राजस्थान के। कमेंट बॉक्स में बताओ राजस्थान की न्यू गवर्नर का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट, अब अवार्ड्स का डिस्कशन कर लेते हैं। रिसेंटली कौन कौन से किसको अवार्ड्स दिए गए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड सबसे बेस्ट किसको मिला है, तो वो है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसको हम कहते हैं लाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ द ऑनर अवार्ड। ठीक है, ये फ्रांस का जो अवार्ड है ये मिला है, याद रखिए, रोशनी नडार। ये आप देख रहे हो रोशनी नडार को, आप देख रहे हो रोशनी नडार मल्होत्रा नाम है इनका। ये अभी चेयरपर्सन है एचसीएल टेक की और इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है गुलबेनकियान, याद रखिए गुलबेनकियान प्राइज, याद रखिए गुलबेनकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024। ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी आपको दिख रही होंगी, ये है एंजल मेर्कल। याद रखिएगा एंजेला मेर्कल हैं जो कि फॉर्मर चांसलर रही हैं किसकी, जर्मनी की। ठीक है, वो भी यहाँ पर थी इस इवेंट में। और ये इवेंट में याद रखिएगा प्रेस्टिजियस गुलबेनकियान प्राइज जो है फॉर ह्यूमैनिटी ये दिया गया है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को, दैट इज APCNF को ये अवार्ड दिया गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा सरकार बिना कोलेटरल के जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मतलब जो ठेला दुकान लगाते हैं, उनको 10,000 रुपए तक का सरकार लोन प्रोवाइड करे। अब तो इस 10,000 को बढ़ा के सरकार ने 50,000 रुपीज तक कर दिया है। उनको स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपीज का बिना कोलेटरल के लोन दिया जाएगा। इसमें सबसे बेस्ट स्टेट जो इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा है वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की रैंक 1 थी फॉर इंप्लीमेंटिंग, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट है रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले। ओके, ये अवार्ड दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो पहले इंडियन बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। हॉर्टिकल्चर की फील्ड में कौन सा स्टेट बेस्ट रहा है, तो यहाँ पर अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया है नागालैंड को। याद रखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन आया कि इसको मिला है, यू हैव टू मार्क द आंसर नागालैंड। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए नागालैंड के सीएम का नाम, हु इज द सीएम ऑफ नागालैंड, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024। डायरेक्टली आएगा ये अवार्ड किसको मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सरस्वती सम्मान 2022 में जिसको मिला था उन्हीं को ये अवार्ड दिया गया है। और सरस्वती सम्मान 2022 जो दिया गया तो तमिल लिटरेचर रिनोड ऑथर है जिनका नाम है शिवा शंकरी। ठीक है, शिवा शंकरी जिनको ये अवार्ड मिला था, तो उन्हीं को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड भी दिया गया है 2024 का। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बी ऑनर्ड विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन, मतलब गोल्ड कॉइन उनके नाम पे इशू किया गया है, और ये बने हैं, याद रखिएगा, शाहरुख खान। ठीक है, बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। अभी तक ग्रेविन म्यूजियम ने महात्मा गांधी के लिए गोल्ड कॉइन इशू किया था, उसके बाद आप देखें सेकंड पर्सन जिसके लिए गोल्ड कॉइन इशू किया गया है वो है SRK, दैट इज शाहरुख खान। तो एक्टर्स में देखा है तो फर्स्ट इंडियन एक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हंस वॉन हंटिंग अवार्ड 2024। ठीक है, हंस वॉन हंटिंग अवार्ड 2024 ये अवार्ड जो है ये विक्टिमोलॉजी की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, हंस वॉन हंटिंग जो है वो विक्टिमोलॉजी की फील्ड में, याद रखिएगा, बड़े ही स्पेशलिस्ट रहे हैं जिनके लिए अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये अवार्ड इस बार जो मिला है वो मिला है की चोकलिंगम को, तो इंडियन विक्टिमोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, के चोकलिंगम जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो डायरेक्टली पूछा है कि किसको अवार्ड मिला है, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट है गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप हो रही थी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और हमारे जो बहुत फेमस ओडिशा के हैं, याद रखिएगा, जो कि सैंड आर्टिस्ट हैं, आपने इनका नाम सुना होगा सुदर्शन पटनायक, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी, सुदर्शन पटनायक किस फील्ड से रिलेटेड है, तो सैंड आर्टिस्ट। अब हम बात करते हैं बैंकिंग और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, कि बैंकिंग और इकोनॉमिक्स में जुलाई 2024 में क्या चीज न्यूज। सबसे पहले MSME सहज फैसिलिटी, ये क्या है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है MSME सहज फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर। देखिए, इस स्कीम के अंदर क्या है, बैंक, याद रखिए, बैंक कस्टमर क्या करेगा, जो बैंक का कस्टमर है वो 1 लाख रुपए तक का, याद रखिएगा, मतलब 1 लाख रुपए का
फिर से रिपीट करता हूँ, विद इट्स हेल्प बैंक कस्टमर कैन अवेल फाइनेंस अप टू 1 लाख अगेंस्ट द जीएसटी रजिस्टर सेल इनवॉइस इन लेस देन 15 मिनट। अब 1 लाख रुपए तक का आपको लोन या फाइनेंस आप कह सकते हैं आपको मिल जाएगा, आपकी जीएसटी रजिस्टर्ड सेल्स इनवॉइस को देखते हुए आपको 1 लाख रुपए तक का लोन जो है विद इन 15 मिनट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये इसका नाम है एमएसएमई सहज, और इसको लॉन्च किया है किसने? स्टेट बैंक ऑफ। ओके, नेक्स्ट, इस बार आपको पता होगा बजट 2024 बहुत ज्यादा न्यूज में था, जहां पर सरकार ने बजट को रखा और बजट रखते ही 4 लोगों पर फोकस करने की बात की गई है। वो है गरीब, दैट इज पुअर, महिलाएं, दैट इज वुमेन, युवा, दैट इज यूथ, और अन्नदाता, दैट इज फार्मर। ये उन्होंने इंटरिम बजट में ही बोला था और अभी भी बोला है कि इंडिया में ये हैं 4 मेन कास्ट, याद रखिएगा। 4 कास्ट जो है वो उन्होंने गरीब, वुमेन, यूथ और फार्मर्स बोले हैं। ओके, इस बार जो बजट आया 2024 उसकी थीम आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। तो इस बार की थीम आपको याद रखना है, 4 पैरामीटर्स में इस बार की थीम। ओके, नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं इस बार जो बजट आया है उसमें हमें ये पूछा जाएगा सबसे ज्यादा पैसा सरकार को कहां से आता है। अगर 100 रुपीज गवर्नमेंट को मिल रहा है तो सबसे ज्यादा पैसा आ कहां से रहा है? ठीक है, तो वो आ रहा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। आप देख सकते हैं करीबन 27 रुपीज जो है सरकार को बोरोइंग से आ रहा है एंड अदर लाइबिलिटी से मिल रहा है। टैक्सेस में देखें तो इनकम टैक्स से 19 रुपीज है, जीएसटी से 18 रुपीज है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17 रुपीज है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा सरकार खर्च कहां कर रही है? सारा खर्च जो कर रही है वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, स्टेट गवर्नमेंट को जो शेयर दिया जा रहा है टैक्सेस और ड्यूटीज का, वो करीबन 21 रुपीज सरकार खर्च कर रही है। इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, सॉरी, जो सरकार लोन लेती है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सोचिए इतना लोन ले रखा है, 19 रुपीज जो सरकार के 100 रुपीज है उसमें 19 रुपीज तो सरकार इंटरेस्ट देने में दे देती है। ठीक है, उसके बाद और भी है, डिफेंस में 8 रुपीज दे रही है, सब्सिडीज में 6 रुपीज, मैं इनको रुपीज में बोला हूँ, परसेंटेज में लिखे हुए हैं। ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% है, पेंशन में 4% है। ये सरकार का यहाँ खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा इस बार का जो इनकम टैक्स था उसमें पर्सनल इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज कर दिया गया है, न्यू टैक्स रिजाइम में नया स्लैब आ गया है। 0 से 3 लाख निल है, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख, एक्चुअली पहले 3 से 6 लाख था और इसको अब 3 से 7 कर दिया गया है। और ये 6 से याद रखिएगा, फिर आगे भी आप देख सकते हैं पूरा ये है। अभी आप लेटेस्ट वाला याद करो, देखो 0 से 3 निल, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15% टैक्स देना पड़ेगा, 12 से 15 20%, और अबव 15 लाख रुपीज अगर आप एनुअली अर्न करते हो तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजाइन में। ओके, इस बार का जो बजट है 2024-2025 याद रखिए इसमें सरकार की 9 प्रायोरिटीज सेट की है। पूछ सकते हैं कितनी प्रायोरिटीज है? 9 प्रायोरिटीज। पहली है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, थर्ड है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट, सिक्स्थ है एनर्जी सिक्योरिटी, सेवेंथ है इंफ्रास्ट्रक्चर, एट्थ है इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाइन्थ है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ओके, तो 9 प्रायोरिटीज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो एक बार बजट 2024 का वीडियो डिटेल में आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने पूरा बजट 2024 पढ़ाया भी हुआ है और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी लगवाई हुई है, दोनों के वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ऐप और पोर्टल क्या क्या न्यूज में है इस बार जुलाई 2024 में, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट 2025। ये क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट जो है ये ट्रम्प से बहुत ज्यादा रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प जब 2025 में देश यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वो डिक्टेटर एक तरीके से बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो जो है याद रखिएगा, जैसे लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट बने थे फिर ये वापस नहीं बन पाए थे प्रेसिडेंट, तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को देखते हुए प्लानिंग की जा रही है कि जो लोग ट्रम्प के अगेंस्ट है उनको हटाया जाएगा। ठीक है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में से हटाया जाएगा। ठीक है, जो ब्लैक्स हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो इमिग्रेंट्स हैं यूएस में उनको भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सब बातें बोली जा रही हैं कि ट्रम्प के पावर में आने के बाद ऐसा कुछ होगा, बट देखिए ट्रम्प ने इससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं है प्रोजेक्ट 2025। बट ये बहुत न्यूज में था क्योंकि ट्रम्प को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो एनजीओ वगैरह सपोर्ट कर रही हैं, उन्होंने ही रिपोर्ट पब्लिश की थी रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 2025। ओके, आगे बढ़ते हैं। अस्मिता प्रोजेक्ट, व्हाट इज दिस अस्मिता प्रोजेक्ट? देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का याद रखिए कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट है अस्मिता प्रोजेक्ट। यहाँ पे टारगेट है 22,000 बुक्स जो हैं वो इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स। इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। नेक्स्ट है भू संकेत वेब पोर्टल। ये क्या है? अभी आपको पता होगा वायनाड में लैंडस्लाइड आई, ठीक है, तो उसी के लिए देखते हुए कि लैंडस्लाइड आने से पहले हमको पहले ही पता चल जाए, उसके लिए देखिए भू संकेत वेब पोर्टल और भू संकलन मोबाइल ऐप जो है
वो लॉन्च किया गया है कि लैंडस्लाइड्स जब आए तो उससे पहले ही हमको अर्ली वार्निंग मिल जाए। ओके, तो ये जो है अभी जो है ये आप देखेंगे दार्जिलिंग और नीलगिरी साइड इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, अभी से जुलाई से, बट आगे 2030 तक इसको ऑल ओवर इंडिया जो है वो बनाने का गवर्नमेंट का प्लान है। जहां जहां लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, वहां पर 2030 तक इसको ऑल ओवर इंडिया हम इस ऐप का इस्तेमाल, इस वेब पोर्टल का इस्तेमाल जो है वो यूज होने लगेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको कोलकाता से लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिए भू संकेत वेब पोर्टल और भू संकलन मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है नीरेस्ट वेब पोर्टल, फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर कमोडिटी ई कनेक्ट। ओके, ई नीरेस्ट वेब पोर्टल जो है अभी रिसेंटली ये वेब पोर्टल भी है और ऐप भी है, इसको शिलोंग मेघालय से लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया है? टू बेनिफिट नॉर्थ ईस्टर्न फार्मर्स एंड बायर्स। मतलब ये एक पोर्टल जो है, जो ऐप है, ये कनेक्ट करेगा नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स और बायर्स को। तो डायरेक्ट लिंक होगा इसमें, आपका जो मिडिल मैन होता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप एंड पोर्टल। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज सेवा चैटबॉट, ये सेबी ने रिलीज किया है, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योरिटी मार्केट में जो भी डाउट क्वेरीज हो वो याद रखिएगा, वो ये जो एआई चैटबॉट है जिसका नाम है सेवा चैटबॉट, ये हेल्प करेगा टू याद रखिए रिजॉल्व दोज इश्यूज। याद रखिएगा, तो एआई चैटबॉट क्या हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा जो भी इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉर्ट आउट करने में। अब हम बात करते हैं ऑबिटरीज में, मतलब जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है उनकी डिस्कस करते हैं। जुलाई 2024 में किस किस की डेथ हुई है? तो देखिए, पहले भूपेंद्र सिंह रावत जो कि फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर हैं, ठीक है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। नेक्स्ट है फाउंडर कैमलिन आयनिक ब्रांड, आपने आइकनिक ब्रांड, आपने कैमलिन सुना होगा, शायद स्टेशनरी अगर आप यूज करते हो तो आपने कैमलिन ब्रांड सुना होगा। तो इसके याद रखिएगा जो फाउंडर और इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, ठीक है, में सुभाष धांडेकर। ओके, रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है हमास के पॉलिटिकल हेड, पैलेस्टीनियन ग्रुप है हमास। ओके, इसके जो पॉलिटिकल हेड है इनका नाम है इस्माइल हनिये। ओके, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई। ये गए थे एक्चुअली ईरान के प्रेसिडेंट की, याद रखिएगा ईरान का जो प्रेसिडेंट है उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में गए थे और वहां पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन आ गई है बिटवीन इसराइल एंड ईरान। तो अब हो सकता है इसराइल और ईरान आपस में लड़ जाएं, और अगर ये लड़ते हैं तो देखने को आएगा कि क्या वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंशुमान गायकवाड़। ये कौन है? अंशुमान गायकवाड़ की बात करें तो ये क्रिकेट पर्सनालिटी हैं। ओके, इंडियन टीम के कोच भी रह चुके हैं, प्लेयर भी रह चुके हैं, अभी रिसेंटली इनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट है सीटी कुरेन, ये इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी भी अभी डेथ हुई है 23 जुलाई को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पद्मश्री हैं जिनका नाम है कमला पुजारी, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करती हैं। शी हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं मिसलेनियस। अभी आपने जो हमारा आखिरी पार्ट होगा, याद रखिए जुलाई का, वो होगा मिसलेनियस। ओके, उसमें हम डिस्कस करते हैं चांदीपुरा वायरस के बारे में। देखिए, ये वायरस जो है करीबन आप देखेंगे 15 डेथ्स हुई है गुजरात में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी जो है उसने अभी ये कंफर्म भी किया है इस डेथ्स के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विरोलॉजी जो है वो याद रखिए पुणे में सिचुएटेड है। ठीक है, और ये जो चांदीपुरा वायरस है, मैं इसके बारे में अगर बात करूं तो इसमें फीवर आता है, सिम्टम्स बिल्कुल जिस तरह फ्लू के सिम्टम्स होते हैं ना, उसी तरह इसके सिम्टम्स होते हैं। ये ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से, टिक्स और सैंड फ्लाइज के थ्रू। याद रखना है, ये ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैत्री उद्यान। ये क्या है? ये एक गार्डन है, ठीक है, जो हमारे जयशंकर जी जब मॉरिशस गए थे तब उन्होंने इनॉग्रेट किया इन पोर्ट लुइस, द कैपिटल ऑफ मॉरिशस में उन्होंने ये इनॉग्रेट किया। और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछ सकते हैं मैत्री उद्यान जो कि एक गार्डन है वो किन दो कंट्रीज के बीच की पार्टनरशिप है, या आप कह सकते हैं मैत्री उद्यान या मैत्री फ्रेंडशिप उद्यान, तो ये इंडिया और मॉरिशस। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट है वो है मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर ऑन ट्विटर, एक्स मतलब ट्विटर, और वो हो गए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये इन्होंने 100 मिलियन फॉलोअर्स की जो लिस्ट है उसको भी क्रॉस कर लिया है। तो आपको याद रखना है ट्विटर में मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर जो बन गए हैं वो है नरेंद्र मोदी। ओके, तो यहां पर जितनी भी जुलाई की करंट अफेयर्स थी थोड़ी बड़ी थी, बट हमने कंप्लीट कर दी है। मैं आपको अब होमवर्क दे रहा हूं, 2 होमवर्क दे रहा हूं। पहला, डायरेक्टर जनरल, याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR की डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर जनरल नहीं, सॉरी, डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुई है CSIR की? अभी एक्चुअली इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। आप मुझे बताइए CSIR की डायरेक्टर कौन रीअपॉइंट हुई है? दूसरा, आपको पता होगा ईरान और इजराइल की टेंशन चल रही है, तो ईरान के प्रेसिडेंट तो मैं बता चुका हूं। इजराइल के PM का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताइए, ठीक है, कि इजराइल के PM का नाम क्या है।
अब आपने जुलाई डिस्कस कर लिया, अब आप चाह रहे होंगे सर अभी हमारा एग्जाम होने वाला है तो जनवरी से जुलाई तक का कंप्लीट हमको पूरी करंट अफेयर्स एक जगह मिल जाए, जैसे अभी आपने पढ़ाया नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल हो, इंडेक्स रैंकिंग, अपॉइंटमेंट अवार्ड, सब कुछ एक साथ जो हो वो दिया हो। तो ये मैंने पूरी बुकलेट बना रखी है, ठीक है, बुकलेट आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं, प्रॉपरली हर चीज मेंशन की गई है। मिलेगी कैसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करो, ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल्स इस बुकलेट की दे दूंगा, ये बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, आप इजीली प्रिंट आउट करा सकते हो, ठीक है। तो पूरी 7 मंथ की आप देख रहे होंगे पूरी करंट अफेयर्स जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लस आप इस बुकलेट के साथ साथ आपको 8 मंथ करंट अफेयर्स भी दूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं मैंने जो पढ़ाया, देखिए यहाँ पर एमसीक्यूज में भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको मिल जाएगी, मतलब आपको आप पढ़िए भी, और जुलाई से अगस्त तक की 1500+ एमसीक्यूज आप लगा लीजिए, और देन आपका एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। मिलेगी कैसे, अगेन व्हाट्सएप करना पड़ेगा। देखिए सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको एक ड्राइव लिंक देता हूँ, गूगल ड्राइव लिंक, यहाँ पे सारी फाइल्स प्रॉपर्ली अपलोडेड होती है। जैसे अभी आपने जुलाई का लेक्चर देखा, ठीक है, तो आप चाह रहे होंगे सर जुलाई की करंट अफेयर्स आप दे दो, अभी ये वाले मंथ की दे दो, तो ये भी वहां पर मिलेगी आपको, ठीक है। अभी मैंने लेक्चर पढ़ाया, इसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। प्लस आपको आगे 7 मंथ की करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स जो मेरी होती है, वीकली करंट अफेयर्स होती है, आप देखते होंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स होती है, ये सारी चीजें जो है ना एक जगह पे ही मिलती है, मतलब एक सिंगल पेमेंट है, और फिर आगे की भी जो फ्यूचर करंट रहेगी ना वो भी आपको मिलती रहेगी, मतलब वन टाइम पे करो फिर लाइफ टाइम आपको करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करता रहूंगा। डिटेल्स चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो, चाहो तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। तो देवाशीष क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारे हर सब्जेक्ट की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल स्टडीज की क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक बार आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करो, वहां पर आप सैंपल चेक कर सकते हो नोट्स के, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के, अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, पॉलिटी वगैरह के नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट क्वेरी तो देखिए मेरा कॉलिंग नंबर ये दिया हुआ है, ये कॉलिंग नंबर है मेरा, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी के भी कोर्सेज मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे प्री मेंस सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और खास बात है कि यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस दे रहा हूं मैं आपको, फ्यूचर की भी आपको हर चीजें यहाँ पर मिलती रहेंगी। अगर आप यूपीएससी की नहीं स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी उड़ीसा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या अदर किसी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी वगैरह की कर रहे हो, तो आप एक बार जाकर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ओके, याद रखिए कॉन्टैक्ट नंबर ये मेंशन है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप बेझिझक मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। कोई डाउट क्वेरी है मैं आपको जरूर रिजॉल्व करूंगा। ये लेक्चर जुलाई का थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस की हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको याद रखिएगा, अगर आपने 7 मंथ खरीद रखी है, या आप खरीदने वाले हो, या आप व्हाट्सएप करने वाले हो, तो ये सब फाइल्स आपको उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। ए टू जेड एवरीथिंग वुड बी गिवन, ठीक है। मैंने प्रॉमिस किया था आपको मंथली करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा, वो भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस वीडियो में बहुत टाइम लगा, मुझे रात हो गई एक्चुअली इस लेक्चर को बनाते बनाते, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कम टाइम पे टू द पॉइंट मैंने स्टडी डिस्कस की है, क्विक रिवीजन किया है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको क्विक रिवाइज किया है। तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, आई होप आपको हर चीजें क्लियर हो गई होंगी। व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, एप्लीकेशन का नाम भी मेंशन है, कोई डाउट क्वेरी तो आप जरूर बताइएगा। चलते हैं यहाँ पर हम। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।